नेपाल की बॉर्डर पर इन दिनों एक बिजनेस बहुत फेमस है। 25% का मार्जिन है, सेम डे का कैश पेमेंट है। आप बोलेंगे क्या बता रहे वाटनी साहब, कौन सा बिजनेस? अरे पेट्रोल डीजल का बिजनेस। लोग खाली टैंक गाड़ियां लेकर जाते हैं, गाड़ियों में बॉर्डर क्रॉस करके टैंक को फुल कराते हैं, लौट के आते हैं, बेच देते हैं। कोई एक दिन के 3 चक्कर मारता है, कोई 5 चक्कर मारता है, कोई 7 चक्कर मारता है। 1000, 2000, 3000, 4000 पर डे के कमाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेपाल जिस फ्यूल को भारत से सस्ते रेट पर बेचता है, जिसकी वजह से सारी स्मगलिंग हो रही है, वो पूरा फ्यूल उसको भारत देता है। यही चमत्कार है। एक बड़ी न्यूज आपको अभी तक पता चली कि नहीं, शतक लग गया और इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। आप कहेंगे ना कोई मैच चल रहा है, ना कोई टूर्नामेंट चल रहा है, वर्ल्ड चैंपियन कैसे बन गया? अरे भाई, आज तक के हर शतक पर ताली बजाए हो, नाचे हो, सब कुछ किए हो। पहला शतक ऐसा है जिसपे देश रो रहा है। लेकिन शतक कहां लगा? शतक एमपी में लगा, राजस्थान में लगा, बहुत सारे शहरों में लगा। चलिए नाम बता देते हैं। अनूपपुर, बड़वानी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दिंडौरी, हरदा, नीमच। बस स्टॉप के नाम नहीं बता रहा हूं भाई, वो शहर है जहां शतक लग गया। पन्ना, शहडोल, शिवपुर, उमरिया, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बहुत सारे शहर शतक की राह में खड़े दुआ कर रहे हैं शतक ना आए, लेकिन लगेगा। औरंगाबाद, जयपुर, मुंबई, बेंगलोर। दुनिया में फ्यूल पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाकर, 69% से ज्यादा टैक्स लगाकर हिंदुस्तान टैक्सेशन का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। वो भी एक ऐसी चीज पर टैक्स लगाकर जिसका इंपैक्ट हर आम आदमी, छोटे से छोटे आदमी पर पड़ता है। 2 कारण सामने आते हैं। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कहती है हमारा कोई योगदान नहीं, हमने इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड के रेट चलते हैं उस हिसाब से डायनामिक कर दिया है, तो इंटरनेशनल क्रूड प्राइस जब बढ़ता है तो हमारे यहां बढ़ जाता है। लेकिन एक बात मुझे हमेशा परेशान करती है, बढ़ते वक्त अधिकांशतः रुपये में बढ़ता है और घटते वक्त अधिकांशतः वो चिल्लर में घटता है। चलो फिर भी मान लेते हैं कि आपके कंट्रोल के बाहर की चीज है। दूसरा कारण क्या आता है? कहते हैं हमारे यहां स्टेट टैक्स बहुत हाई है, सेंट्रल टैक्स बहुत हाई है। और फाइनेंस मिनिस्टर बहुत हताशा से कहती हैं महाभयंकरम धर्म संकटम, मतलब बहुत ही भयंकर धर्म संकट है। कौन सी चीज का धर्म संकट है? कहती हैं यदि सेंटर कम भी कर देगा तो क्या स्टेट कम करेगा? स्टेट कहता है यदि हम कम भी कर देंगे तो क्या सेंटर कम करेगा? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया भाई, जिन राज्यों में सेंटर और स्टेट में सेम पार्टी की सरकार है, अरे वहीं कम करके रोल मॉडल बन जाओ, एक एग्जाम्पल क्रिएट कर दो बाकी लोगों के लिए। जनता देखेगी, अगली बार वोटिंग में आपका ध्यान रखेगी। दोस्तों, बड़ा प्रश्न है, जब पेट्रोल डीजल रिफाइनरी से 35-40 रुपए में बाहर आ जाता है तो भाई मेरा मेहनत का बचा हुआ 50 रुपए कौन लेकर जाता है? इस रहस्य को डिकोड करेंगे कुछ मिनट। कुछ लोग कहते हैं देश की इकोनॉमी पेट्रोल डीजल पर टिकी हुई। मैं आपसे पूछता हूं क्यों टिकी है भाई? जो चीज आपके देश में नहीं है उसी चीज पर और सरचार्ज और टैक्स और एक्साइज और वेट सब लगा लगा कर आपने उसका रेट बहुत बढ़ा दिया, जबकि उसमें छोटे से भी फ्लक्चुएशन का इंपैक्ट कॉमन आदमी की जेब पर जाता है। और सबसे शॉकिंग क्या है, जहां आपके देश का आम आदमी 80, 90, 95, 97, 100 टच कर गया है, वहां पर आप फ्यूल डिप्लोमेसी कर रहे हैं। 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार 15 देशों को इंडिया 34 रुपीस के आसपास पेट्रोल और 37 रुपीस के आसपास डीजल दे रहा था। आपके देश का नागरिक डबल ट्रिपल पटाता है और दूसरे देशों के साथ आप फ्यूल डिप्लोमेसी करते हैं। कहां का न्याय है? दोस्तों, बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसका पैसा आप हर दिन देते हैं। तो सिर्फ 1 मिनट लगेगा ये समझने में आखिर क्यों इतना सस्ता आने के बाद भी हमारी जेब पर इतना लोड आता है। स्क्रीन पर देखिए मेरे साथ। इस साल 1 मार्च को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत थी लगभग 91 रुपीस। ब्रेकअप क्या था? 29.96। स्क्रीन पर देखिए मेरे साथ। 29.96 का क्रूड ऑयल,
3.58 रिफाइनरी मार्जिन, प्रोसेसिंग, ओएमसी मार्जिन, फ्रेट, लॉजिस्टिक सब मिला लीजिए, कितना हो गया भाई? 33.54। यहां से निकल के पेट्रोल पंप पे जाने लायक बन गया पेट्रोल। अब यहां पर शुरू हुआ कमीशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ठोके अपने टैक्स, एक्साइज, रोड सेस 32.9। पेट्रोल पंप के डीलर्स को कमीशन गया लगभग 3.5 से 4 रुपया। अब क्या बचा? अब स्टेट गवर्नमेंट पिक्चर में आ गई और स्टेट गवर्नमेंट ने वैट लगा दिया। पेट्रोल पर 30%, डीजल पर 16.75%, साथ साथ लगा दिया एडिशनल सेस। कितना लग गया जी? 21.04। और जो पेट्रोल लगभग 33 रुपए में रिफाइनरी से बाहर निकला था, वो पेट्रोल आपकी और मेरी गाड़ी में पहुंचते तक हो गया 91 रुपीज। क्यों डाल रहे हैं भाई ये बर्डन? क्या आप ही के पास सारी दिक्कतें? और यही रास्ता भूटान ने, बर्मा ने, बांग्लादेश ने, नेपाल ने, इन सब ने क्यों नहीं अपनाया? इन्होंने क्यों नहीं डाला ये बोझ? क्योंकि आप पेट्रोल डीजल से कमाने की सोच रहे हैं, ऑल्टरनेट सोर्सेज ढूंढिए, गलत कमा रहे हैं। और एंड में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या ऑल्टरनेट सोर्स हो सकते हैं। जब जब मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स, इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं ब्रेंट क्रूड के रेट के हिसाब से हमारे देश में फ्यूल का रेट चेंज होता है, तब तब मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। सवाल क्यों उठते हैं? 2014 में जब मोदी सरकार आई, और यहां मैं कह दूं, मैं नॉन पॉलिटिकल हूं, मैं किसी पार्टी की निंदा या प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। 2014 में जब मोदी सरकार आई, उस समय ब्रेंट क्रूड का रेट था 110, और उस समय पेट्रोल और डीजल का क्या रेट था स्क्रीन पर देखिए। आज आपको पता है ब्रेंट क्रूड का रेट क्या है? लगभग 65। तो कायदे से पेट्रोल का, डीजल का रेट बहुत कम होना चाहिए, लेकिन आज क्या रेट आ रहा है वो भी स्क्रीन पर देखिए। तो यदि ब्रेंट क्रूड से लिंक्ड है, तो भाई जब क्रूड कम होगा तो इसको गिरना चाहिए ना, क्यों नहीं गिरता ये? इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी की कमी है। दोस्तों एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि एंड में मैं बताने जा रहा हूं कुछ शानदार सॉल्यूशन और एक संकल्प जो आपको मेरे साथ मिल के लेना है, मेरे साथ। कुछ लोग कहते हैं पेंडेमिक है इसलिए रेट बढ़ रहा है, कोरोना की वजह से बढ़ रहा है। कोरोना अकेले सिर्फ आपके देश में नहीं, कोरोना और भी बहुत सारे देशों में। और इसी कोरोना में नेपाल में हमारा स्मार्ट भारतीय जाके वहां से पेट्रोल डीजल लाके इंडिया में बिजनेस कर रहा है। क्या ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है? क्या ये लॉन्ग टर्म आंसर है? नहीं है। तो कौन से ऐसे आंसर हैं जो सरकार को तलाशना चाहिए? क्योंकि यदि पेट्रोल और डीजल कम हो जाएगा, एक राम राज्य की कल्पना करके देखिए, क्योंकि मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने 80s में 7 रुपीज में फ्यूलिंग कराई है, मैंने 5, 6, 7, 8 इन सारे रेट्स पे पेट्रोल खरीदा है। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं पाटनी साहब? अरे मेरे दादाजी लोग तो और कम में खरीदे, और कम में। मैं सामने बैठा हूं। यदि ऐसा कोई राम राज्य आ गया कि 40 रुपए, 45 रुपए, 50 रुपए जैसा बाकी देशों में पेट्रोल, अरे दुनिया में कई देश ऐसे हैं, स्क्रीन पर देखिए, कई देश जहां पे पेट्रोल 2 रुपए से शुरू होता है, 2 रुपए। चलिए हम वो देश नहीं बन सकते क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट फ्यूल प्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन रिफाइनरी से जिन रेट्स पर पेट्रोल डीजल निकलता है 30 से 40 रुपए के बीच, कल्पना कीजिए कि वही रेट आ गए। चलिए थोड़ा बहुत टैक्स भी लगा लिया, 50 रुपए आ गया, 60 रुपए आ गया, तो भी देश में सब्जियों के भाव कितने गिरेंगे, एफएमसीजी के भाव कितने गिरेंगे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के भाव कितने गिरेंगे, लॉजिस्टिक्स के भाव कितने गिरेंगे। और लॉजिस्टिक में जब रेट नीचे आता है तो चाहे इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे कॉमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन हो, हर तरफ चीजें नीचे आती है। और आपके देश के हर नागरिक के पास कितनी पर्सनल सेविंग होगी जब वो सस्ते रेट पे कपड़ा खरीदेगा, केमिकल खरीदेगा, पेंट खरीदेगा, अनाज खरीदेगा, फल खरीदेगा, सब्जियां खरीदेगा, सब कुछ खरीदेगा सस्ते रेट पे। उसके घर की कितनी सेविंग होगी? क्योंकि कहते हैं सिर्फ 5 रुपए तो बढ़ा है, सिर्फ 10 रुपए तो बढ़ा है, लेकिन एक 10,000 वाले की तनख्वाह पर 1,000 रुपए महीने का इंपैक्ट आता है, तो 10% का इंपैक्ट आता है, और ये 10% उसकी फैमिली इकोनॉमी को हिला देता है। तो मैं यहां पर कुछ सॉल्यूशंस प्रेजेंट करने जा रहा हूं, और इस सॉल्यूशन में महज सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी और हमारी, हम सब की जिम्मेदारी है। आज यहां पर हमको पेट्रोल और डीजल का सीक्रेट पता चला। हम तो सहनशील है, महात्मा गांधी के देश के लोग हैं, तो धीरे 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 1-1 रुपया, 2-2 रुपए, 1-1 रुपया, 2-2 रुपए करते करते 50 से 100 रुपए आ गया, तो भी हम मुस्कुरा रहे हैं, हम सेट हो जाते हैं। आज प्रश्न है, सेट नहीं होते ना, चलिए थोड़े दिन के लिए थोड़ा चेंज होते हैं, सेट नहीं होते, इस बार अपसेट होते हैं।
तो क्या क्या चेंजेस हैं जो हम ला सकते हैं? सबसे पहला सॉल्यूशन स्वस्थ भारत। देखिए, मोदी जी ने जब स्वच्छ भारत चलाया था, आज भी मुझे एक किस्सा याद है। मैंने चलती गाड़ी से कुछ बाहर फेंक दिया था और मेरे बच्चों ने गाड़ी रुकवाकर मुझसे वो कचरा उठवाया था, और ये बात मैंने एक वीडियो में कही थी। यदि मोदी जी की बात देश सुनता है, और आज भी सुन रहा है, अभी भी उम्मीदें घटी नहीं है, तो स्वस्थ भारत की कैंपेन आनी चाहिए, जिसमें से हर आदमी को वॉकिंग के लिए और साइकिलिंग के लिए, अरे आप अकेले देश थोड़ी हैं, आप जाकर देखिए चाइना में कितनी साइकिलिंग है, जापान में कितनी साइकिलिंग है, यूरोप के देशों में, मैं जहां जिस देश में जाता हूं वहां मैंने तक साइकिल हायर की। साइकिलिंग का कल्चर बढ़ेगा, स्वस्थ होंगे लोग, मेडिकल के एक्सपेंसेस घटेंगे और घर में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। सेकंड, कोलैबोरेट भारत। हम कारपूल सुन तो रहे हैं, टुकड़ों टुकड़ों में हो रहा है। मैं ये केस स्टडी रिकॉर्ड करते करते अपने ऑफिस में कह रहा था कि एक एरिया से लगभग 4 लोग आते हैं, वो चारों अपनी अपनी बाइक पर आते हैं। यदि वो चारों 2 बाइक पर आने लग जाए तो एक एक बाइक का महीने का 15-15 लीटर पेट्रोल बचेगा, और 2 बाइक मिला के 30 लीटर पेट्रोल बचेगा, और एक साल में 350 लीटर बचेगा। महज 2 लोगों के चेंज होने से 350 लीटर की सेविंग हो सकती है। तो सोचिए, यदि सरकार, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस लीडर सब मिलके ये सोचें कैसे हमारी मैन पावर कोलैबोरेट भारत कर सकती है, कैसे वो कॉमन कार्स में आ सकते हैं, कैसे वो कॉमन 2 व्हीलर्स में आ सकते हैं, कैसे कंपनी उनको ट्रेवलिंग के अरेंजमेंट, लॉजिस्टिक्स के अरेंजमेंट करके दे सकती है। भले कंपनी उनको चार्ज करे, बर्डन ना है, लेकिन 20 कारें आने की जगह 2 बसें आए, 20 बाइक आने की जगह 10 बाइक आए। सोच के देखिए, देश में क्रांति आ सकती है, और क्रांति अब बहुत छोटी चीज से आती है। अभी अभी सरकार ने फास्टैग लगाया है। मैं हाल में ही राजस्थान किसी टूर में गया था, आपने देखा होगा एफबी पेज पर एक से एक वीडियो आए थे, एक भी जगह गाड़ी नहीं रुकी, हर जगह फास्टैग लगे होने की वजह से तुरंत गाड़ी क्रॉस कर गई। उससे क्या हुआ, एक एक टोल नाके पर कितनी देर गाड़ी रहती थी, कभी 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, कभी 10 मिनट, 15 मिनट। आज उसी फास्टैग की वजह से उस टोल पर जितनी गाड़ियां खड़ी हो रही है, उनके मिनट, उनका फ्यूल कंजम्पशन एकदम मिनिमाइज हो चुका है। तो छोटी छोटी चीजों से चेंज आ सकता है, कोलैबोरेट भारत। तीसरी चीज, जहां तक हो सके हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाएं, जहां तक हो सके, क्योंकि डायरेक्ट फ्यूल का रिश्ता है सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों से, और सरकार इसमें अपने नियम ला रही है। चौथी चीज सरकार के लिए जरूरी है, वो लो कार्बन, हाइड्रोजन, क्लीन, बायोगैस, इन सब पर फोकस करे, इन पर सब्सिडी करे, इनको प्रमोट करे, और सबसे पहले माइंडसेट बदले कि पेट्रोल और डीजल आपके कमाने का प्रमुख जरिया नहीं होगा। यदि ये माइंडसेट लीडर लेवल पे चेंज नहीं होगा तो नीचे जनता की जेब का बोझ कभी कम नहीं होगा। कुछ और ग्लोबल सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, हालांकि मेरी हैसियत से वो सॉल्यूशंस बहुत बड़े हैं, लेकिन जब हमने रिसर्च की तो हमको कुछ ग्लोबल सॉल्यूशन समझ आए। पहला ग्लोबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सबसे बड़ा, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, अंडर डेवलप्ड ऑयल फील्ड्स बाई किए जाए ताकि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकल सके। सेकंड, जब जब क्रूड डिप्स पे आए, जब जब क्रूड का रेट गिरे, बड़े लेवल की कॉन्ट्रैक्टिंग और बाइंग की जाए। शायद सरकार ये आज भी करती है, लेकिन चैलेंज कहां पर आता है, स्टोर कहां करें। तो सरकार के लिए जरूरी है कि सुपर एग्रेसिव होकर क्रूड का स्टोरेज बढ़ाए, और एट द एंड पेट्रोल डीजल को छोड़कर सीएनजी की डिपेंडेंसी बढ़ाई जाए, क्योंकि पेट्रोल डीजल और सीएनजी के रेट में बहुत फर्क है। दोस्तों, बड़ा प्रश्न है, आज अचानक मैंने केस स्टडी क्यों की, क्योंकि मैं चिंतित हूं। जब सारे देश में शतक मार देगा तो आम आदमी की जेब का क्या हाल होगा। जब इस शतक के नाम पर सारे किस्म के ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बढ़ेंगे, और ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट के नाम पर सारी चीजों की कॉस्ट बढ़ेगी, कमोडिटीज की कॉस्ट बढ़ेगी, तो देश की छोटी इकोनॉमीज हिल जाएंगी। तो दोस्तों, मैं यहां पर संकल्प लेता हूं, जहां तक संभव है 2-4 किलोमीटर तक के रास्ते तक मैं गाड़ी से नहीं जाऊंगा। कोशिश करूंगा जहां जहां भी संभव है या तो साइकिलिंग की जाए या वॉकिंग की जाए। और यदि आप मुझसे प्यार करते हैं, मुझे चाहते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, तो स्वस्थ भारत में मेरे साथ आपको भी हिस्सा बनना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि आज पेट्रोल डीजल का रेट का सीक्रेट आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और एक्चुअली पेट्रोल डीजल उतने बड़े विलेन नहीं है जितने बड़े विलेन हमारे डिसीजन मेकर्स हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूं, मैं तैयार